ठीक है, तो इस टॉपिक में हाइड्रोजन एंड्स कंपाउंड में देर आर सेवरल थिंग्स वी हैव टू चेक। और जो भी टॉपिक मैं अभी आपको बोल रहा था कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखते हुए पढ़ रहे हैं कि जेई इस तरह के क्या क्या सवाल पूछता है। तो सबसे पहले जैसे अपन वर्ड अपने मुंह से काम में लेते हैं हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बोलते ही हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं। जैसे ही वर्ड अपन ने बोला, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? जैसे ही आपको कोई स्क्रीन या कोई चीज दिखना बंद हो जाए मुझे तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि जो वर्ड है हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन वर्ड को बोलते ही हमारे पास में दो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। एक जिसको अपन कह सकते हैं अटोमिक फॉर्म। अटोमिक फॉर्म का मतलब हो गया जस्ट जस्ट एच, एच ही हो गया। जबकि दूसरी जो होती है उसको आप चाहे एलिमेंटल फॉर्म कह लो, एलिमेंटल फॉर्म कह दो, या फिर आप उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म कह दो। मॉलिक्यूलर फॉर्म इन एनी सेंस आपके दिमाग में जो चीज आती है दैट इज H2। इसको अपन डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? डाई हाइड्रोजन। दिस इज फर्स्ट फोरमोस्ट पॉइंट, वेरी सिंपल, कि अगर आपसे पूछा जाए तो हाइड्रोजन वर्ड का मतलब होता है या तो आप एटॉमिक फॉर्म बोलेंगे दैट इज H, और अगर आपसे एलिमेंटल फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्म पूछी जाए तो आप बोलेंगे H2। इज दैट क्लियर और नॉट? अगली चीज अगर अपन इसी पे देखें तो वो चीज आती है दैट इज पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। बताइए पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होती है हाइड्रोजन की? सोच समझ के बोलना, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन आप क्या मान के चलते हैं कि क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? उसकी फिक्स पोजीशन नहीं होती, तो इसका मतलब कोई दो या दो से ज्यादा कोई पोजीशंस होती होंगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि आप ये कहना चाहते हो कि उसकी दो पोजीशंस होती हैं। बता सकते हो उसकी वो दो पोजीशन कौन कौन सी होती हैं? वेरी गुड। अपन देखा जाए तो वैसे उसको दो ग्रुप्स में इन्वॉल्व मानते हैं, और दो ग्रुप्स में इन्वॉल्व मानने के कारण इसीलिए उस हाइड्रोजन को जरा सा ऊपर लिख देते हैं। देखा जाए तो एक पोजीशन हम लोग मानते हैं एस ब्लॉक के फर्स्ट ए में उसकी पोजीशन मानते हैं, और दूसरा दैट इज पी ब्लॉक में। अगर अपन देखें तो पी ब्लॉक में वो भी अगर आप इसको बोलें तो कौन सा ग्रुप हो गया? 17th ग्रुप, जिसको आप हेलोजन फैमिली कहते हैं। उस हेलोजन फैमिली में इसका मतलब बसेरा हो सकता है, इसका अपन मान सकते हैं कि वहां प्रेजेंट होती है। अब इसका कारण क्या है कि हम इसको दोनों फैमिलीज का पार्ट मानते हैं? क्या क्या कारण है कि हम इसको दोनों फैमिलीज का पार्ट मानते हैं? एस ब्लॉक में इसका क्या कारण है इसको एस ब्लॉक का पार्ट मानने का? बता सकता है कोई? क्या इसका पार्ट मानने का कारण क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, विच इज रिजेंबलिंग NS1। NS1 होना इसके कारण यहां आएगा। दूसरा क्या कारण है कि इसको अपन एस ब्लॉक में फर्स्ट ए में रखते हैं, जो कि कुणाल बोल रहा है। कुणाल तेरी तबीयत ठीक है बेटा? ठीक है, नहीं कल तेरा तबीयत खराब थी ना, कल तूने पेपर नहीं दिया था मैंने सुना। ठीक है, अब अगर H का देखा जाए तो H भी क्या बनाता है H प्लस, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोडियम बनाता है सोडियम प्लस, लिथियम बनाता है लिथियम प्लस, पोटेशियम बनाता है पोटेशियम प्लस, वैसे। तीसरी चीज की अगर देखा जाए तो ये जो ऑक्साइड बनाता है, ये ऑक्साइड बनाता है H2O, जस्ट लाइक दूसरे ऑक्साइड, जैसे कि मैंने लिखा Na2O। जैसे कि ये हैलाइड बनाता है, हैलाइड क्या बनाता है? HX, लाइक दूसरे हैलाइड दैट जैसे कि NaCl। ये बनाता है सल्फाइड। सल्फाइड अगर ये बनाता है तो सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, जस्ट लाइक दूसरे सल्फाइड, जैसे कि हमारे पास आता है Na2S। वैसे ही फॉस्फाइड भी मान लो, ये हो गए लाइक एल्कली मेटल, एल्कली मेटल की तरह हो गया, लाइक एल्कली मेटल। ये एल्कली मेटल की तरह बनाता है। लेकिन इसका क्या कारण है कि इसको अपन को पी ब्लॉक में भी हम इसको शामिल कर लेते हैं? क्या कारण है इसको पी ब्लॉक में शामिल करने का? बोलो, क्या कारण हो सकता है इसको हम पी ब्लॉक में शामिल कर लेते हैं? बोलो।
नोबल गैस से एक इलेक्ट्रॉन कम है, चलो ठीक है मान लेते हैं। तो उसको बेहतर तरीके से बोलने का जो मुझे तरीका लग रहा है वो तरीका ये लग रहा है कि ये जो है H, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके H माइनस बना देगा, जस्ट लाइक जैसे कि X इलेक्ट्रॉन गेन करके X माइनस बनाता है हैलाइड, वैसे ही ये बनाता है हाइड्राइड, ये बना लेता है हाइड्राइड जैसे कि वो बनाते हैं हैलाइड। इसके कारण हम लोग इसको यहां पर पुट करते हैं यूनी नेगेटिव, यूनी नेगेटिव, यूनी नेगेटिव। और क्या कारण हो सकता है, मैं बताऊं इसका कारण, या आप और कोई बता सकता है इसका और क्या कारण हो सकता है? बहुत अच्छा। क्या इसका डाइमर, ये डाइमर बनाता है, डाइमर का जैसे कि H2 बनाता है, लाइक F2Cl2Br2, वेरी गुड, वेरी गुड एटसेट्रा, बहुत अच्छा। और कोई जैसे तो अब लेकिन इस पे क्या है कि अपने पास ये भी हो सकता है सर ऐसे तो O2 भी डाइमर है, तो वैसे अपन इमेजिन कर सकते हैं, बट सिंगल बॉन्डेड है। यहां पर अगर देखा जाए तो अपन यहां पे बोल सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि F सिंगल बॉन्ड F, जैसे कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl, उस तरह से ये भी एग्जिस्ट करता है। और कोई कारण हो सकता है जो आपके दिमाग में आ रहा है जो कि उसको उससे रिजेंबल करता है? लेकिन मेरे पास एक और कारण है जो डेटाबेस कारण है, मतलब हमारे को अगर वो डेटा पता है देन ओनली हम उस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। और वो क्या है कि नोट पॉइंट अपन यहां लिख सकते हैं, और वो है कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन ऑल्सो हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, अनलाइक एल्कली मेटल, एल्कली मेटल एंड लाइक हेलोजेंस। एल्कली मेटल जैसा नहीं कर रहा है वो, हेलोजन जैसा कर रहा है। मैं आपको वैल्यू बताता हूं। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 1312 किलो जूल पर मोल। वहीं पर जो फ्लोरीन है उस फ्लोरीन की वैल्यू है काफी ज्यादा 1680 किलो जूल पर मोल। जबकि लिथियम जो है उसकी वैल्यू है 520 किलो जूल पर मोल, और बल्कि अपन लिथियम से सोडियम की तरफ और नीचे जाएंगे तो और कम हो जाएगी। तो ये हाईएस्ट है, वो भी 520, उससे काफी कम है। तो देखा जाए तो ये वैल्यू जो है ये लो है, और ये जो वैल्यू है ये हाई है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। जो हाई आयनाइजेशन एनर्जी इस बात पर इशारा करती है कि हाइड्रोजन इस मामले में भी हेलोजन को रिजेंबल करता है, ना कि एल्कली मेटल को। इसीलिए इट इज प्लेस सेपरेटली, इसको सेपरेटली अपन एक अलग जगह पर रख देते हैं। बाकी देखा जाए तो आपको कई सारे पीरियड टेबल ऐसे मिलेगी जहां पर हेलोजन के ऊपर H को थोड़ा सा ऊपर करके लिखा हुआ है, 99% आपको एल्कली मेटल के ऊपर हाइड्रोजन मिलेगा। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, इनफैक्ट आपकी एनसीईआरटी में भी देखेंगे, तो भी H को उसमें बीच में स्पेस है और हल्का सा ऊपर करके उसको रखा हुआ है। तो हम यहां पर कर सकते हैं देयरफॉर, देयरफॉर हाइड्रोजन इज placed separately। लेकिन एक बात इसको जो एल्कली मेटल के जैसा होने पर ज्यादा हमें कह सकते हैं रीजनिंग देती है, और वो देती है इसका H प्लस इजीली बनाना रादर देन H माइनस इजीली बनाना। क्योंकि एल्कली मेटल भी H प्लस इजीली बनाते हैं, मतलब प्लस यूनी पॉजिटिव जो होता है वो जल्दी बनाते हैं, रादर देन जैसे कि हैलाइड्स हैं वो नेगेटिव में मिलते हैं। जबकि H का माइनस में इतना रिलेटिवली हमको प्रेजेंस नहीं देखने को मिलता, बल्कि अनस्टेबल ही माने जाते हैं H माइनस। तो इसीलिए इसका अपन एल्कली मेटल से जो रिजेम्बलेंस है वो ज्यादा मानते हैं। क्या मेरी बात यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं हो गई? सभी को क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में हमारे पास अगली जो चीज आती है दैट इज डाईहाइड्रोजन। मैंने यहाँ पे आपको दो बातें बोली, एक तो अटोमिक हाइड्रोजन और एक डाईहाइड्रोजन। तो मैं आपको यहाँ डाईहाइड्रोजन या अटोमिक हाइड्रोजन अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं इनके बिल्कुल जनरल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, फिर एक एक करके H और H2 को सेपरेटली पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले
हाँ, कुछ पूछना है किसी बच्चे को? हाँ, कारण ये कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो जो भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है उसके पीछे का कारण होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। और अगर अपन जनरली देखें तो जब ये पी ब्लॉक के साथ जुड़ेगा तो पी ब्लॉक हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और H जब भी उनके साथ जुड़ेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसीलिए वो यूनी पॉजिटिव बनाने में ज्यादा विश्वास रखता है। लेकिन अगर ये मेटल्स के साथ जुड़ता है जैसे कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के, तो एस ब्लॉक के मेटल्स के साथ जब ये जुड़ता है तो H माइनस बनाता है सिर्फ, क्योंकि डी ब्लॉक के साथ ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता। डी ब्लॉक के साथ में ये जनरली जो चीजें बनाता है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाता है, जिसको अपन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स के नाम से जानते हैं। तो H हो गया एक, उसकी रिएक्शन आप एस ब्लॉक के साथ कराओ, उसकी रिएक्शन आप पी ब्लॉक के साथ कराओ, उसकी रिएक्शन आप डी ब्लॉक के साथ कराओ, तो व्हाट यू फील इज कि एस ब्लॉक के साथ H माइनस बनाता है। एस ब्लॉक कितने हैं? सिर्फ दो फैमिलीज हैं। डी ब्लॉक के साथ ये रिएक्शन कर नहीं रहा है, फैमिली ज्यादा है पर ये रिएक्शन कर नहीं रहा है, रिएक्शन में ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना रहा है विच इज नॉट अ केमिकल, मतलब अपन ऐसे नहीं कह सकते कि कोई आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड है, वो नहीं कह सकते। अब बचा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में फैमिलीज हैं 6। उन 6 फैमिली से जब ये जुड़ रहा है तो सभी के साथ, अधिकतर के साथ, आई रिपीट द वर्ड अधिकतर के साथ में ये क्या बना रहा है? H प्लस बना रहा है। इसलिए मैंने एक जनरलाइजेशन बोल दिया है कि जनरली हमें H प्लस की फॉर्म में मिलता है, ना कि H माइनस। और तुम खुद भी जानते हो कि H प्लस तो पानी में भी मिलता है, पानी खुद भी H प्लस का सोर्स होता है। और इस नेचर में वाटर की कंटेंट ज्यादा है अगर अपन देखें तो इसलिए H का H प्लस में मिलने की पॉसिबिलिटी, और H के H माइनस में, बल्कि H माइनस वाले कंपाउंड को जैसे तुम पानी में डालोगे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप खुद भी तो जानते हो कि H को H प्लस की फॉर्म में देखते हो या H माइनस की फॉर्म में देखते हो। बस तो मैं भी आपको बस वही चीज के बारे में कहना चाह रहा था। ठीक है ना? चलते हैं आगे। इसके बाद में अगली चीज हमारे पास आती है जिसको अपन सो कॉल्ड डाई हाइड्रोजन कहते हैं। सेकेंड पार्ट आता है जिसको अपन कहते हैं डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन जिसको अपन डिनोट करते हैं H2 के साथ में। अब सीधी सी बात है कि इसके लिए एक वर्ड आता है दैट इज मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट। और आगे मैं जो लिख रहा हूं उस बात से इस बात को वेरिफिकेशन मिलेगा इन यूनिवर्स। मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में ये मोस्ट अबंडेंट है, अर्थ पे नहीं है। यूनिवर्स के अंदर अपन ये मान के चलते हैं जैसे कि सन है जो कि अर्थ के कई टाइम्स है, और वो बेसिकली बना हाइड्रोजन से, इसलिए मैंने यूनिवर्स वर्ड बोल दी। ऐसे कई सारे स्टार्स हैं तो अपन इसीलिए उसको बोल सकते हैं। ठीक है। लेस अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, जस्ट 0.15% मिलता है बाय मास, बहुत कम होता है अर्थ एटमॉस्फेयर में। अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है लेकिन कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जब ये मिलेगा तो मिलता तो है लेकिन कंबाइंड फॉर्म में। तो अगर मैं अर्थ की बात करूं तो एक तो हो गया एटमॉस्फियर पार्ट, उसके अंदर 0.15% बाय मास होता है, और एक हो गया अर्थ क्रस्ट, उसमें कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। कंबाइंड फॉर्म जैसे कि H2O हो गई या H2 हाइड्रोकार्बन हो गए, हाइड्रोकार्बन हो गए, इन फॉर्म के अंदर ज्यादा मिलता है। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ये ऑलमोस्ट 15.4%। अब आपको ये परसेंटेज याद नहीं करनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे बोला जाए कि ऑफ कोर्स पूछने का तरीका बड़ा सिंपल सा होता है क्या कि वो ज्यादा कहाँ मिलता है, तो क्लियर है कि भाई हाइड्रोजन का कंटेंट एटमॉस्फेयर में तो बहुत कम है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में है तो भी। H2 बहुत मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा, और वो हायर एटमॉस्फेयर में मिलेगा, कारण ये कि लाइट होता है ना बहुत लेस डेंस होता है, तो बिल्कुल हायर एटमॉस्फेयर में मिलेगा अगर थोड़ा सा मिलेगा तो, इसीलिए वो की वैल्यू भी निकालता दैट इज 0.15%। जबकि अर्थ क्रस्ट में मिलेगा तो फ्री फॉर्म में मिलेगा नहीं, वो किस फॉर्म में मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ H2O, हाइड्रोकार्बन एक्सेट्रा। ठीक है। क्या यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलिए। कोई ऐसी चीज जो आपको मुझसे पूछनी हो, समझ में नहीं आई हो? सभी बच्चों से वापस पूछ रहा हूँ, आज अपनी पुरानी वाली क्लास चल रही है यार, मतलब आज तो बिल्कुल भन्नाट माहौल होना चाहिए क्लास का।
नहीं, डाई हाइड्रोजन ही तो रिएक्शन करता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि कोई चीज अगर किसी फॉर्म में मिल रही है और मैं उस फॉर्म के बारे में आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब वो कि वो, जैसे मैं अब सल्फर की बात करूंगा तो सल्फर की एस की बात करूंगा कि एसिड की बात करूंगा, मैं यूं कह रहा हूं। ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ओ की बात करूंगा कि O2 की बात करूंगा, फिर इनके एग्जिस्टेंस की बात करूंगा। तो जब O2 है, मैं बोलूंगा ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलता है। O2 ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन या तो खुद O2 की फॉर्म में मिलेगा, और अगर ये रिएक्शन कर गया तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूं रिएक्शन कौन करेगा, ओ करेगा कि O2 करेगा? हमारे लिए तो मतलब सेपरेबल स्पीशीज या आइडेंटिफाइड स्पीशीज O2 ही है ना, तो हमारे लिए आइडेंटिफाइड स्पीशीज H नहीं है, H2 है। बिकॉज वी कैन हैव H2 इन आर कंटेनर बट वी कैन नॉट हैव H इन आर कंटेनर। इसीलिए मैंने बोला मतलब कंबाइंड फॉर्म थी, लेकिन मेरा कहने का मतलब था कंबाइंड फॉर्म बनाएगा कौन? हाइड्रोजन ही बनाएगा जाके रिएक्शन। हाइड्रोजन H2 गैस ही करेगी रिएक्शन, नहीं तो हाइड्रोकार्बन कैसे बनाओ? इसलिए मैंने बोला। ठीक है। हेलो। हाँ बेटा। हम्म। नहीं, कई से ज्यादा नहीं है। मेनली देखो, बोरोन से ज्यादा है, सिलिकॉन से ज्यादा है। और अगर बोरोन से ज्यादा है तो बोरोन के नीचे वालों से ज्यादा होगी, और सिलिकॉन से ज्यादा है तो सिलिकॉन और सिलिकॉन से नीचे वालों से ज्यादा होगी। लेकिन उसके अलावा बाकी पूरी पी ब्लॉक से कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को अकेले को थोड़ी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अपन ने मोलिकन स्केल में पढ़ा भी है। तो आप किसी कंपाउंड को बनाते वक्त क्या देखोगे? मतलब सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे? मैं यूं आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है। तो अगला टॉपिक है, दैट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये भी अभी जनरल टॉपिक चल रहा है ना। अपन यहाँ बेसिकली बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ एच की बात कर रहे हैं, क्योंकि आइसोटोप वर्ड जो होता है वो एटम्स के आइसोटोप्स होते हैं। लेकिन अब एटम के आइसोटोप्स कंबाइंड होके, जैसे एच के आइसोटोप एच डी और टी आप भी जानते हैं, वो कंबाइंड होके H2D2T2, H2O D2O T2O, या फिर CH4CD4CT4, इस तरह के कंपाउंड बनाएंगे। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में हमारा बेसिक मकसद डिस्कशन करना किसका है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइशियम का है, जिसको अपन एक्चुअली हाइड्रोजन तीनों को बोलते हैं। जबकि अपन जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसको अपन हाइड्रोजन ना बोल के स्पेसिफिकली जैसे ड्यूटेरियम और ट्राइशियम बोलते हैं, वैसे उसका नाम प्रोटियम होता है। क्या नाम होता है? प्रोटियम। तो मैं आपको वो तीनों चीजें बोर्ड पे लिखता हूं, क्या क्या है हमारे पास में, जिसको अपन सबसे पहले 1H1 से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है 2H1, यहां पर अपन ऊपर लिखेंगे 2H और 1, यहां अपन लिखेंगे 3H और 1। इसको अपन जानते हैं प्रोटियम के नाम से, इसको अपन जानते हैं ड्यूटेरियम के नाम से, ड्यूटेरियम के नाम से, और इसको हम जानते हैं दैट इज ट्राइशियम के नाम से, या ट्राइटियम, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन होगा वो कर लेंगे उसके नाम से। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये तीनों ही हाइड्रोजन कहलाती हैं। ये जो तीनों ही चीजें हैं, इन तीनों चीजों को ही हम हाइड्रोजन कहते हैं। ऐसा नहीं करना कि मतलब आप है ना पहले वाले को तो हाइड्रोजन बोलो। जनरली इसलिए बोला जाता है क्योंकि अबंडेंस उसकी ज्यादा है, तो तीनों को ही हम हाइड्रोजन बोलते हैं, लेकिन जनरली पहले वाले को हाइड्रोजन बोल दिया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने, तो ये क्लियर है कि पहले जो दोनों चीजें हैं वो तीनों में एग्जैक्ट सेम होंगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो यहां पर प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, न्यूट्रॉन जीरो। और अगर यही चीज देखा जाए तो मैंने कॉपी करके यहां पेस्ट करी, और यही चीज मैंने कॉपी करके यहां पेस्ट करी, सिर्फ डिफरेंस ये है कि न्यूट्रॉन बदल गए। मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को समझना कि अगर न्यूट्रॉन बदलेंगे तो फर्क क्या आएगा। ये देखो, मैं बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मुझे मालूम है कि आप लोग भी जानते हैं इस बात को, कोई बहुत स्पेशल नहीं बता रहा। इससे क्या पता लगता है? इससे हमको पहले तो ये पता लगता है कि इनका सेम एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक नंबर का मतलब होता है Z, सेम एटॉमिक नंबर होगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के बराबर होता है, वो बराबर होगा, लेकिन इनका डिफरेंट मास नंबर होगा। मैं आपको फिर से इस वर्ड को बोलता हूं, मास नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास की बात नहीं करूंगा। एटॉमिक मास एक ऐसा वर्ड है जो कि बेसिकली हम लोग इन तीनों का एवरेज निकालेंगे इनके अबंडेंस से, तो इसीलिए एटॉमिक मास जो वर्ड है वो ना बोल के मैंने यहां पर क्या वर्ड काम में लिया, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है वो आप जानते हैं, बताइए मास नंबर क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो कहलाता है मास नंबर। मेरी बात यहां तक जच रही है? लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये आइसोटोप्स हैं, इन तीनों आइसोटोप्स में बेसिक डिफरेंस किस किस चीज का होता है? इन तीनों आइसोटोप्स में बेसिक डिफरेंस किस चीज का होता है, कोई बता सकता है? नहीं नहीं, वो तो मैंने नीचे लिख दिया, क्या सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरी चीज, क्या इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिर भी आपको एक बात मैं कहूंगा कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है स्लाइटली डिफरेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि रात दिन का अंतर हो जाएगा, स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली डिपेंड किस पर करती हैं, मास डिपेंडेंट होती हैं, इसलिए। तीसरी चीज, क्या इनकी डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज भी होंगी क्या? इनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो अलग अलग होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। क्या बताइए, यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? न्यूक्लियर प्रॉपर्टी से मुझे एक बात याद आई और मैं वो बात यहां पर लिख देता हूं, ओनली ट्राइशियम इज रेडियो एक्टिव, ओनली ट्राइशियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, विच इमिट्स विच emits low energy, which emits low energy beta negative particles। अब या तो आप ये चीज फिजिक्स में पढ़ते हैं, और या फिर ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज आप लोग कहां पढ़ते हैं, कुछ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के दौरान भी थोड़ी थोड़ी बताई जाती है। अदरवाइज ये सब चीजें आप लोगों को बेसिकली मतलब मेरी तरफ से तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, मेरे कहीं काम नहीं आएगी। बताइए, क्या यहां तक जो मैंने बताया सभी बच्चों को सच में समझ में आ गया? कोई ऐसी चीज जो आपके समझ में नहीं आई हो, अपन डिस्कस करते हैं। हमेशा मतलब? इफ कहां लिखा है? इफ नहीं लिखा है, इज लिखा है, इज इफ नहीं लिखा बेटा, इज लिखा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइशियम की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस करते हैं। प्रॉपर्टीज में डिफरेंस का मतलब कि आइदर हमको जो एग्जाम्पल दे रखा होगा, या तो वो एच डी और टी के बीच का डिफरेंस होगा, या फिर वो जो होगा वो होगा H2D2 और T2 के बीच का डिफरेंस। तो हम लोग यहां पर एक छोटी सी टेबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, जिस टेबल के अलग अलग हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो है प्रॉपर्टीज का। दूसरा जो हिस्सा है उसमें अपन हाइड्रोजन के बारे में लिख लेंगे। तीसरा जो हिस्सा है उसके अंदर अपन ड्यूटेरियम, और चौथे हिस्से में ट्राइशियम के बारे में लिख लेंगे। चलो,
यहां पर हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज, यहां पर हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, जिसमें हम H/H2 के बारे में समझेंगे। दूसरा आ गया ड्यूटेरियम, जिसमें हम D2 या D के बारे में समझेंगे। और तीसरा आ गया ट्राइशियम, जिसमें हम T2 या T के बारे में समझेंगे। बहुत सारी इसीलिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइशियम जो होती है वो हम लोगों के पास होती नहीं। रेडियो एक्टिव होता है तो कई सारी प्रॉपर्टीज हम लोग बहुत प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो पहली प्रॉपर्टी आती है रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस, अब बता सकते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस किसकी ज्यादा और किसकी कम। अगर आपको बस इतना पता होगा तो भी मेरा काम तो हो जाएगा। बताइए अबंडेंस का ऑर्डर क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलूं रिलेटिव अबंडेंस का ऑर्डर बताओ, तो बताइए रिलेटिव अबंडेंस का ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन? तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 99.985%। इसकी वैल्यू होती है 0.0156%। और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15%। अब मुझे इन वैल्यू का कोई लोभ नहीं है कि आखिर ये वैल्यूज कहाँ से आई है, इन वैल्यू का क्या मतलब है। लेकिन मेरा मेन कंसर्न ये है कि एक तो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ये है, दूसरा ये मोस्ट अबंडेंट है जो कि मेरे काम का है। अगर आपने मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करते हैं तो आपको अबंडेंस को मल्टीप्लाई करना होता है उनके एटॉमिक मासेस से, जो कि इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस होते हैं, तो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आता है। तो वो चीज मैं सेकंड नंबर लिख रहा हूं। सेकंड नंबर हमारे पास जो आता है वो आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास इसका जो दिया जाता है दैट इज 1.008 दिया जाता है। इसका दिया जाता है 2.014। इसका दिया जाता है दैट इज 3.016। जिसमें से रिलेटिव एटॉमिक मास इसका ज्यादा है, लेकिन क्योंकि इसकी अबंडेंस ज्यादा है तो इसीलिए बेसिकली यही एटॉमिक मास हाइड्रोजन ओवरऑल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास भी कहलाता है। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को? तीसरी चीज हमारे पास आती है और वो तीसरी चीज है मेल्टिंग पॉइंट। तीसरी चीज है मेल्टिंग पॉइंट। अगर जब मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि क्या मैं H की बात कर रहा हूं या H2 की बात कर रहा हूं? H2 की बात कर रहे हैं। तो जब अपन मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं तो हम H2 की बात कर रहे हैं, वैल्यू इन कैल्विन। कैल्विन के अंदर वैल्यू है। और अगर वैल्यू देखी जाए तो वैल्यू कुछ इस तरह की है, बहुत कम होती है लेकिन हाँ जो भी होती है दैट इज 13.96। इसकी वैल्यू होती है 18.73 और इसकी वैल्यू होती है 20.62। क्या आप में से कोई मुझे इस बात को जस्टिफाई कर सकता है? द आंसर इज वेरी सिंपल, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर देखा जाए तो क्या मेल्टिंग पॉइंट के बाद अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी मैं देखूं तो बॉइलिंग पॉइंट भी H2 का अगर मैं डिस्कस करूंगा वो भी हमको केल्विन में दे रखा है। और वो जो वैल्यूज हैं उनका भी यही नजरिया होना चाहिए, 20.39 एंड 23.67 एंड 25। द ऑर्डर इज अगेन द सेम। तो मेरे लिए कोई वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं। अगर कोई वैल्यू इंपॉर्टेंट होगी या कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी तो मैं उसको मार्क कर दूंगा, जैसे मैंने ऊपर भी मार्क कर रखा है इस हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन का अबंडेंस की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये अबंडेंट होता है और इतना अबंडेंट होता है कि ओवरऑल एटॉमिक मास इसी के बेसिस पे दिया जाता है। वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। अदरवाइज ये मैं व्हाइट कलर से हाईलाइट कर ही रहा हूं। इन दोनों के पीछे जो मकसद है, जो कारण है, क्या वो मास है? क्या बोलो यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। हाँ बेटा बोल। लिखना चाहिए था लेकिन अब मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि प्रोटियम इज जनरली नोन एज हाइड्रोजन ड्यू टू दिस अबंडेंस। इसीलिए तो मैं अपने शब्दों में भी वही बोलना चाहूंगा। इवन आप को जब तक ड्यूटेरियम और ट्राइशियम दिखता नहीं है आप तो ऑलवेज हाइड्रोजन ही बोलते हो। आप एच को क्या बोलते हो? हाइड्रोजन। आपने चैप्टर की हेडिंग क्या डाली? हाइड्रोजन। जबकि अपनी हेडिंग क्या प्रोटियम डालनी थी ना। बस वही चल रहा है कहानी। आगे चलते हैं डेंसिटी।
डेंसिटी जो होती है वो ग्राम पर लीटर में दी गई है, जो वैल्यू दी गई है वो ग्राम पर लीटर में दी गई है। एंड द वैल्यूज गोज लाइक दिस 0.09, 0.18 और इसकी आ गई 0.27। क्या आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि डेंसिटी का ये आंसर क्यों आया? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास बाय वॉल्यूम उसका फॉर्मूला है तो क्या आप में से कोई मुझे जस्टिफाई करेगा कि डेंसिटी का ये फॉर्मूला क्यों आया? मैं सॉरी, मतलब डेंसिटी का ये ऑर्डर क्यों आया? आई एम सो सॉरी, डेंसिटी का ये ऑर्डर क्यों आया? क्योंकि देखो वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिफरेंस आ ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों जो है H2D उनके वॉल्यूम, मतलब देखा जाए तो आप चाहे उनके लैटिस का साइज देख लो, चाहे आप उनके गैसियस सिस्टम का साइज देख लो, एनीथिंग, उनके साइजेस में बहुत अंतर होता ही नहीं है। क्योंकि न्यूट्रॉन के फर्क होने से न्यूक्लियस के साइज में चेंज भी नहीं आता। यह आपको बहुत पहले एक बार समझाया गया था जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहे थे। तो साइज में अंतर तो आना नहीं है, तो बचा सिर्फ मास, और मास बढ़ रहा है तो रीजन। तो क्या मुझे बताइए इन तीनों प्रॉपर्टी का रीजन क्या मास हो गया? बहुत ही बढ़िया। अब सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टी, और सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टी इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये है असली मजेदार चीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वैसे कई सारे बार हमारा इसका डिस्कशन हो चुका है, जब अपन ने क्या डिस्कस किया था वो बॉन्ड पैरामीटर्स केमिकल बॉन्डिंग में, तब भी हमने इस बात का डिस्कशन किया था। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको अच्छे से याद है, हमने पढ़ा रखी है, क्या वो होमोलिटिक क्लीवेज के लिए होती है? तो होमोलिटिक क्लीवेज के लिए होती है, तो क्या मैं H2 को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देके 2H में बदलूंगा, D2 को 2D में बदलूंगा, और T2 को 2T में बदलूंगा? अरे हाँ या ना? और जब मैं इनकी वैल्यूज पर ध्यान दूं तो मुझे वैल्यूज कुछ इस तरह मिल रही हैं, 435.88, 435.88, इसकी आ रही है 443.35, और इसकी वैल्यू एनसीईआरटी में दे नहीं रखी तो मैंने छोड़ दी। लेकिन हाँ, कंसेप्चुअली उसकी वैल्यू अपन थ्योरेटिकली डिफाइन कर लेंगे। अभी मुझे बताओ कि दो वैल्यू का जो आंसर आ रहा है इट गोज लाइक दिस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज क्यों हो रही है? कोई कारण बता सकता है मुझे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज क्यों हो रही है? चलो रुको, एक मिनट रुक जाओ। इसके बाद में मैं सेवेंथ नंबर लेता हूं, और उसका नाम है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ, जो वैल्यूज में लिखने जा रहा हूं वो पीकोमीटर में है, और जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कुछ इस तरह की हैं, दैट इज 74.14, 74.14, 74.14। मेरा कहने का मतलब है दैट इज सेम, दैट इज सेम, दैट इज सेम। तो हमें अभी जो बोर्ड पर इस समय दो पैरामीटर्स दिख रहे हैं, वी हैव टू डिस्कस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो मैं आपसे सभी से इसके एक्सप्लेनेशन की उम्मीद कर रहा हूं, बोलो। ये वैल्यूज बराबर हैं। देख, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा कैटायन और एनायन के बीच में लगता है। यहां पर हमारे पास कैटायन और एनायन जैसा कुछ भी नहीं है। हम्म हम्म हाँ, नहीं नहीं, वहां से कुछ हो सकता है, बिल्कुल सही बात कही। थोड़ा सा इमेजिन कर कि वहां से क्या हो सकता है।
कोशिश कर। चलो मैं बताता हूं, वहां से देखो, या फिर एक जनरल चीज भी अपन समझ सकते हैं, और वो जनरल चीज पता है क्या है? लाइक दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स पास आ रहे हैं और दोनों एटम दूर जा रहे हैं। ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल दो, चाहे इनके बीच का वाइब्रेशन बोल दो, या जो तुमने ग्राफ की बात करी कि वो दोनों पास आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ज्यादा पास आगे फिर दूर चले जाएंगे, तो एक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है। जब बॉन्ड लेंथ निकाली जाती है तो वो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सबसे दूरी की वैल्यू और सबसे पास की वैल्यू का एवरेज होती है, वो होती है बॉन्ड लेंथ। बिकॉज बॉन्ड लेंथ के लिए तो हमको टेबल बनानी पड़ेगी, देयर आर सेवरल वैल्यूज हमारे को टेबल में मिलेंगी और हम उन सबका एवरेज ले लेंगे। वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। जबकि बॉन्ड एनर्जी तो बाकायदे एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है कि हमने हाइड्रोजन लिया और एनर्जी फेंक दी और उससे वो बॉन्ड टूट गया। और करते कैसे हैं अपन? 1 मोल हाइड्रोजन ले लिया, या 1 मोल ड्यूटेरियम ले लिया, 1 मोल ट्राइशियम ले लिया और उनके बॉन्ड को तोड़ा। वहां पर भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, माना। लेकिन जब एनर्जी देंगे तो बॉन्ड जो टूटेगा वो सबसे पहले वो टूटेगा जो कि वीकेस्ट बॉन्ड होगा, और H के बीच में जो बॉन्ड होगा वो सबसे वीक होगा। जबकि T और T के बीच में जो बॉन्ड होगा वो रिलेटिवली स्ट्रांग होगा। इसको समझने का तरीका क्या है वो दिखाता हूं, देखो जरा ध्यान से कैसे। कि अगर मैंने दो केसेस ले लिए कि ये है एक H और ये है एक H, ये इन दोनों के बीच की दूरी है, हल्के फुल्के हैं तो ये दूर जाएंगे और वो भी काफी दूर जाएंगे। ये हो गई मिनिमम और ये हो गई मैक्सिमम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। मैंने डायग्राम बनाने के लिए बहुत बड़ा गैप कर दिया, जबकि इतने बड़े होते नहीं होंगे। जबकि ड्यूटेरियम के केस के अंदर अगर हम मान के चलें तो उसका मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है तो वो बहुत दूरी तक वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। अगर हम उसके बीच की मैक्सिमम दूरी देखेंगे तो वो इसकी मैक्सिमम दूरी से कम हो गई। मिनिमम दूरी तो वैसे भी जज नहीं कर सकते, मैक्सिमम दूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम मिनिमम दूरी को भी काम में लेंगे। जबकि ट्राइशियम के बीच की जो मिनिमम दूरी है वो और भी कम हो गई, मैक्सिमम दूरी। जब अपन बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमें यह दिखेगा कि इसमें सबसे दूरी पर जो बॉन्ड है वो सबसे पहले टूटेगा। अगर अपन एक कंटेनर में बहुत सारी हाइड्रोजन ले रखी तो एनर्जी देंगे तो दिस कैन बी ब्रेक्ड इजीली, जबकि इसको मुश्किल आएगी और इसको बहुत मुश्किल आएगी तोड़ने में। इसीलिए बॉन्ड एनर्जी का डेटा आपके पास है। लेकिन बॉन्ड लेंथ में क्या होगा? वो आपको इस मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लेने को कहेगा जब अपन बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। और बॉन्ड लेंथ में जब एवरेज लेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम में अगर मैक्सिमम ज्यादा है तो मिनिमम बहुत कम है, तो एवरेज वापस ले देके वही आ जाएगा। क्योंकि ड्यूटेरियम में मैक्सिमम थोड़ा कम हो गया तो मिनिमम थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ वाइब्रेशन। दो चीजें पास पास आ रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, पास पास आ रही हैं, दूर दूर जा रही हैं। हाइड्रोजन में दूर ज्यादा जाएंगी और पास भी ज्यादा आएंगी। ड्यूटेरियम के केस में क्या होगा कि दूर कम जाएंगी तो बहुत ज्यादा पास भी नहीं आएंगी। ट्राइशियम के केस में ऑलमोस्ट वाइब्रेशंस बहुत कम होंगे, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाएगी और बहुत ज्यादा पास भी नहीं आएगी। एंड देयरफॉर जब बॉन्ड लेंथ निकालते हैं तो एवरेज पे वापस ऑलमोस्ट सेम आ जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ एग्जैक्ट क्वांटिटी तो है नहीं, जबकि बॉन्ड एनर्जी तो भी क्वांटिटी काफी हद तक एग्जैक्ट है। तो इसीलिए मैं अगर बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज को देखूं तो बॉन्ड लेंथ के अंदर तो हम ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज मिल रही है हमारे को, जबकि बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू में डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। आप में से हर एक बच्चा अपनी ऑर्गेनिक में ऐसा ही एक चीज पढ़ चुका है जो कि अभी मैं नीचे समझाने जा रहा हूं। अभी बताता हूं।
लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं H2D2 और T2 की। तो H2D2 T2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में डिफरेंस होता है, जबकि बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस नहीं होता है। दिस इज द पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। अगर अपन इसकी जगह पर थोड़े से एग्जाम्पल को बदलें और एग्जाम्पल को बदलते हुए कुछ ऐसा चलें कि हमने एग्जाम्पल ले लिया CH, तो CH ये होगा। अगर मैंने बोला CD तो CD ये होगा, और मैंने बोला CT तो ये CT ये होगा। अगर यहां पर मैंने इन तीनों को A, B और C की उपाधि दे दी, तो मेरे पास बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बॉन्ड लेंथ की वैल्यू हो रही है A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, और बॉन्ड एनर्जी की या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जो वैल्यू हो रही है वो हो रही है A, फिर B और सबसे ज्यादा C। तो सर यहां पर आपने बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों नहीं करी? क्योंकि यहां पर C का मास H के मास के कई टाइम ज्यादा है, तो C का वाइब्रेशन नहीं होगा। अब तो H और D और T का वाइब्रेशन होगा। तो हमने अब एक चीज को कांस्टेंट कर दिया। अब H वाइब्रेट कर रहा है और बहुत दूर तक जा रहा है, जो मैं मेरा हाथ आपको शायद दिख नहीं रहा है। H जो है वो बहुत दूर तक वाइब्रेट कर रहा है, D थोड़ी कम दूर तक वाइब्रेट कर रहा है, और T बहुत कम तक वाइब्रेट कर रहा है। ये मास का मैटर है। और उसी कारण से, और इसी के कारण से, अगर मेरे को आपको याद करो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखने को मिले, यानी कि प्लस आई इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट आपको याद होगा, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर देखने को मिल रहा है, वो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा बताओ? इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर CH, CD और CT का जो ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट क्या ट्राइशियम का होगा? ट्राइशियम का सबसे ज्यादा होगा, ड्यूटेरियम का कम होगा, हाइड्रोजन का सबसे कम होता है। लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हाइपर कॉन्जुगेशन जो आपने पढ़ा था वो बॉन्ड टूटने पर डिपेंड करता है। तो CH, CD और CT में से हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा H शो करता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है। यहां पर ऑर्डर इंडक्टिव का डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जबकि ये बॉन्ड एनर्जी डिपेंडेंट है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी, मुझे बता दो यार एक बार। हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव बोलो, क्या क्लियर हो गया सभी को या नहीं हो गया? नहीं बेटा, एटॉमिक साइज हम नहीं बोल पाते जनरली। कारण क्या कि एटॉमिक साइजेज एक ऐसी चीज है जो कि मतलब एटॉमिक रेडियस एक ऐसी चीज है जो कि हम एग्जैक्ट तो वैसे ही डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये अपन ने वहीं पढ़ लिया था पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर में। और दूसरी चीज कि न्यूट्रॉन के चेंज से एटॉमिक साइज में अंतर नहीं होता। न्यूट्रॉन के नंबर से एटॉमिक साइज में अंतर नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड लेंथ डिटरमाइन जो हम करते हैं वो डिफरेंट हमें नजर आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अब बताओ मुझे कि अगर मैं जो सेकंड एग्जांपल मैंने नीचे लिख रखा है, इस एग्जांपल के थ्रू कार्बन की रेडियस निकालूं तो भी अलग अलग आएगी। इसी एग्जांपल के थ्रू अगर मैं हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइशियम की रेडियस निकालूं और कार्बन की कांस्टेंट रख दूं तो वैल्यूज अलग अलग आएंगी। दे तो रहा हूं मैं कि अगर मैं आपसे बॉन्ड लेंथ का जवाब पूछ रहा हूं तो थ्योरेटिकली बात बिल्कुल क्लियर है कि वो दूर तक वाइब्रेट कर रहा है और पास तक वाइब्रेट कर रहा है। तो इसी कंडीशन में उसका एवरेज सेम आएगा। एवरेज कैसे निकाला होगा? उन्होंने उसकी वैल्यूज को रखा होगा किसी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप किसी में रख के, और वैल्यूज देखी होगी कि न्यूक्लियस सबसे दूरी पे कब है और सबसे कम दूरी पे कम है, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ले लिया होगा। क्या वो H2D2 और T2 की बॉन्ड लेंथ कहलाएगी? और हाफ ले लिया तो वो रेडियस कहलाएगी। तो जब रेडियस निकाली गई तो रेडियस की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आई। जबकि बॉन्ड एनर्जी वाला जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू में डिफरेंस दिखा। बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज द एवरेज ऑफ द वैल्यूज डिटरमाइंड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। जबकि बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालोगे? पर मोल में आपने एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी दी, इतने मोल तोड़ दिए, तो आपको क्लियर हो गया कि भाई इतनी एनर्जी से इतने मोल टूटते हैं, तो पर मोल या पर मोल जो एनर्जी निकलती है वो कितनी होगी? क्या बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? बस बात खत्म हो गई हमारी। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को?
यहां तक सभी बच्चों को प्रॉपरली ये जो टॉपिक है, बात जो मैंने अभी समझाई, क्या क्लियर हो गया है? कुछ डाउट रह गए? बोलो। ठीक है, अब अपन इसी का सेकेंड एस्पेक्ट पे चलते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है? अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी वो सिंपल हाइड्रोजन की पढ़ी, फिजिकल अपन कह सकते हैं प्रॉपर्टीज वर्ड बोल लो, या फिजिकल वर्ड भी तो क्या बोलो, लेकिन हाँ जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है जनरल प्रॉपर्टीज थी। अब एक एक करके हम हाइड्रोजन के टाइप पर आते हैं। तो अपन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ते हैं। वो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं जरा बोर्ड पर हेडिंग समझिएगा। ये हो गया, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसके अंदर पहला जो मेरे पास हाइड्रोजन आता है दैट इज नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन को हम डिनोट करते हैं सिंपली एच से। सर ये तो एटॉमिक हाइड्रोजन है। हाँ, एक्टिव हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन दोनों का सिंबल सेम होता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बताता हूं। देखो, जब हमारे पास H2 गैस होती है, उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में देखा था, वैसा हम लोग उस पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, टेम्परेचर होना चाहिए रूम टेम्परेचर, और साथ ही साथ प्रेशर होना चाहिए 0.5 mm ऑफ Hg, 0.5 mm प्रेशर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जो H बनती है, दिस H इज नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। लेकिन अभी आगे पूरी बात खत्म होने देना, उसके बाद हमारे पास आता है एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन जो है उसका भी सिंबल H ही होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन जो है उसका भी सिंबल क्या होता है? H ही होता है। लेकिन वो कैसे बनती है? उसमें जो हाइड्रोजन गैस हम लेते हैं, उस हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर देते हैं, तो उसका बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। प्रेशर इसमें भी लो रखते हैं, लो प्रेशर, और ऐसी कंडीशन में जो हाइड्रोजन बनता है वो 2H होता है। अब सवाल आता है कि सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बताता हूं। अभी यहां जो डेल्टा H की वैल्यू है दैट इज +104 किलो कैलोरी पर मोल, ये इसकी वैल्यू होती है। मुझे खैर अभी इस वैल्यू से मतलब नहीं था, मैंने यूं ही लिख दी। एक बात बताओ कि मेरे हाथ में ये पेन है, ये पेन अभी इस हाइट के ऊपर है, और इस पेन को मैं नीचे लेके आता हूं, क्या बताओ दोनों जगह ये कहलाएगा तो पेन ही, लेकिन एक ज्यादा हाइट पर है और एक कम हाइट पर है। बताइए दोनों कंपैरिजन में अगर मैं दोनों हाइट का आपसे पूछूं तो बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम? ज्यादा हाइट पे। तो वैसे ही ये दोनों हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर नहीं है। तो वो हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू बनता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है बजाय तब जब वो एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाता है, और वो तब बनता है जब वो हीट करके बॉन्ड टूट के बनता है। अच्छा, एक और बात कि कभी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा और कब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, ये तो मैं फिर भी बोल रहा हूं, डिस्कस नहीं कर रहे अपन, बट हम ये कह रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है। दोनों कहलाने को एच है, लेकिन दोनों के बनने के प्रोसेस अलग अलग हैं, और बनने के प्रोसेस अलग अलग हैं, इसीलिए दोनों हाइड्रोजन का नाम अलग अलग, क्योंकि दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। अब अगर किसी रिएक्शन के दौरान आपने हाइड्रोजन को पार्टिसिपेट करवाया और हीट करके रिएक्शन हो रही है, तो उस समय जो H एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगी वो एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाएगी। लेकिन उस रिएक्शन में जिस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के दौरान बन रही है, तो वहां पर जो पार्टिसिपेट जो रिएक्शन इंटरमीडिएट H है वो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगी। तो इट इज जस्ट द मैटर ऑफ द एनर्जी, और इट इज जस्ट द मैटर ऑफ अपन कह सकते हैं डेफिनेशन। अदरवाइज दोनों हाइड्रोजन का सिर्फ सिंबल सेम है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं हो गई? बोलो। लेकिन अब आपको एक और मजेदार चीज देखने को मिल रही है, और वो मजेदार चीज ये है, थर्ड नंबर जिसको अपन कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। और सच आपको भी पता है और मुझे भी पता है
कि हम लोगों को जो हाइड्रोजन हमारी रिएक्शन में आज तक देखने को मिली है वो यही नेसेंट हाइड्रोजन है। एंड देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन, लो प्रेशर या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा के रिएक्शन, क्या मैं और आप लैब में टेस्ट ट्यूब में तो कभी कराए नहीं है, ना करवाते हैं। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मेथड में बन रही है, जबकि नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो नॉर्मली हम जो रिएक्शंस करते हैं उसके दौरान बनती है। अब मैं आपको वो लेक्चर याद दिलाता हूं जो मैंने आपको अभी पिछले मंडे को पढ़ाया था। उस लेक्चर में आपको याद दिलाऊं कि आपको मैंने रिएक्शन विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड पढ़ाया था, और याद करो जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वहां क्या हुआ था, बोलो। क्या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड वाला जो टॉपिक है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि H प्लस पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए सामने वाले को ऑक्सीडाइज वो करता है, खुद रिड्यूस होकर H बनाता है। वो जो H बनाता है वो ये है H। मैंने वहीं पर आपको रिएक्शन ऑफ मेटल विथ लिक्विड अमोनिया पढ़ा रहा था, तब लिक्विड अमोनिया के साथ साथ, ये मैं सभी बैचेस के लिए कह रहा हूं जो यहां पर अभी क्लास में मौजूद है, सबको मैंने एक जैसा सही पढ़ाया ये सब चीजें। जब रिएक्शन ऑफ मेटल विद लिक्विड अमोनिया पढ़ा रहा था तो उसके पैरेलल मैंने रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर भी पढ़ाया था। तो उस समय भी रास्ते में H बनी थी और H जाके H2 बनाती थी। तो वहां जो बनने वाली H है जो कि H2 बनाने वाली है वो सब नेसेंट हाइड्रोजन कहलाती है। कहने को इसके अलावा भी होती हैं, ऑक्लूडेड भी होती हैं, बहुत सारी तरह की होती हैं, लेकिन मेनली जो हमारे पास तीन पूछी जाती है उसमें से भी इंपॉर्टेंट नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोलो, जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बता तो दिया। नहीं, कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल? रिएक्शन का एग्जाम्पल ऐसा हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शंस हमारे कोर्स में नहीं आती है ना। आपने कोई भी ऐसी रिएक्शन देखी नहीं है। आपने कौन सी रिएक्शन देखी जिसके अंदर आपको एटॉमिक हाइड्रोजन बनानी पड़ी? हाँ, जैसे कि ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस होती हैं उन ऑर्गेनिक के अंदर तो फिर भी आप एक जगह पर, जो कि आपको याद होगा, आप लोग वहां पर जब प्लैटिनम और पैलेडियम लेते हो, वो एड्सॉर्ब हाइड्रोजन होती है। वो एड्सॉर्ब हाइड्रोजन जो होती है वो जब आप निकिल और ये सब लेते हो तब हाई टेम्परेचर देते हो और वो सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाती है मेटल की। वो हाइड्रोजन ये एटॉमिक हाइड्रोजन का पार्ट है। वो मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाती है, वो हाई टेम्परेचर वाली जो रिएक्शन पे बनती है। ठीक है ना। उसके अलावा एक्टिव हाइड्रोजन जैसी केमिकल रिएक्शन हमने तो कोई अभी तक देखी ही नहीं है। अगर हम देखते तो जरूर आपके साथ डिस्कस कर ले, मतलब हमारे सिलेबस में तो हमने नहीं देखी ना। नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, केमिकल प्रोसेस क्यों, फिजिकल प्रोसेस में तो बन सकती है। फर्स्ट वाली तो है वो फिजिकल प्रोसेस में तो बन सकती है। आपने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के अंदर अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी और उस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करा मान लो, या कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में तो चलो फिर भी कैटायन एनायन बन जाते हैं या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, उसको छोड़ो। उस तरह के एक्सपेरिमेंट में जब आपने किया तो आपने कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा या कोई स्पार्किंग करी, उसके दौरान जो जो बॉन्ड ब्रेक हुआ और एच बना, वो ये वाला एच। अब इसमें केमिकल प्रोसेस कहां आया? नेसेंट हाइड्रोजन के एग्जाम्पल आप मुझे याद दिलाओ, क्या नेसेंट हाइड्रोजन के एग्जाम्पल थे? जैसे कि मान लो सोडियम सॉलिड है, उस पर हम पानी डालते थे तो क्या बन जाता था? क्या NaOH बन जाता था और साथ में नेसेंट H बन जाती थी। ये जो नेसेंट H बनती थी, बैठे बैठे क्या करें तो ये आगे जाके H2 गैस बना लेती थी। वैसे ही मेटल जो जिंक था, जिंक सॉलिड, उस पर मैंने चाहे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड डाइल्यूट HCl ले लूं या डाइल्यूट H2SO4 ले लूं, ये मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा भी था आज की क्लास के पहले पहले पढ़ लेना। तो क्या बनेगा? ZnCl2 एक्वस बनेगा और नेसेंट H बनेगी, और नेसेंट H आगे जाके क्या बना लेगी? H2। इसी तरह से अगर कोई एम्फोटेरिक मेटल है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था अभी बता रहा हूं, एम्फोटेरिक मेटल है, अगर उस पर हम कोई बेस डालते हैं, लाइक NaOH डाल दिया, ये एक तरह का बेस है, तो ये बेस जब हम इस पे डालते हैं तो ये भी यही काम करता है, AlOH होल थ्राइस बना लेता है। वो वैसे इंसॉल्युबल होता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और साथ में नेसेंट H बनाता है। ये भी बोलता है बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो हाइड्रोजन बना लेता है। ये जो मेटल है, ये मेटल कौन सा मेटल है? ये मेटल है एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक मेटल बेस के साथ ऐसा करते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये सब जो कहलाई, जो हमने बनाई, ये सब नेसेंट हाइड्रोजन है। ये सब कौन है? ये सब नेसेंट हाइड्रोजन है। बोलो, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? तीन तरह की हाइड्रोजन समझ में आ गई या नहीं आ गई?
0.5 mm Hg प्रेशर, पॉइंट मरकरी की टर्म्स के अंदर अपन प्रेशर को मेजर करते हैं ना, वो लिख दिया मैंने, बहुत कम है, मतलब अभी अपना जो 1 atm ऊपर से लग रहा है उसका आधा। ठीक है, अगले नंबर पे चलते हैं एंड द फोर्थ नंबर इज सिंपल। फोर्थ नंबर जो हमारे पास आती है वो फोर्थ नंबर है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। क्या बताओ, ये तो सब जने जानते हैं कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कौन होती है, बताइए। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या H2 को कहते हैं, जो हमने बोला भी था एलिमेंटल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। अब इसकी प्रिपरेशन होगी, आई रिपीट, इसकी प्रिपरेशन होगी, फिर प्रॉपर्टीज भी होंगी। इसके पहले वाली जो हैं उनके लिए वर्ड अपन प्रिपरेशन काम में नहीं लेते, वो अपन ऐसे बोलते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग देयर फॉर्मेशन, जो अभी सत्यम ने मुझसे एक सवाल पूछा था, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग देयर फॉर्मेशन, ये अपन कहते हैं वहां पे। ठीक है, अभी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तो बाकायदा आगे जाके अपन प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है इसके बारे में वैसे अपन H2D2 T2 ऊपर पढ़ चुके, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड, ये सब तरह की अपन ने बातें ऊपर कर ली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो आ रही है इनके न्यूक्लियर आइसोमर्स के बारे में। वैसे देखा जाए तो ये जो न्यूक्लियर आइसोमर्स है ना, ये हम पढ़ इसमें रहे, लेकिन फ्रैंकली बता दूं मैं कि जितने भी एलिमेंट्स नेचर के अंदर होते हैं उन सभी में न्यूक्लियर स्पिन अलग अलग होती है। कहने का मतलब क्या, जैसे आप लोगों को याद है इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्पिन पे रोटेट करता है, उसको अपन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। वैसे ही ये जो है न्यूक्लियस, वो भी अपनी स्पिन पे घूमता है। जब वो घूमता है तो वो दो तरह का होता है, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे कार्बन में भी होगा और C और H बॉन्ड बनेगा उसमें भी होगा, क्योंकि हर एक न्यूक्लियस अपने हिसाब से घूमता है, दो तरह की स्पिन होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन स्पेशली हाइड्रोजन के अंदर ये चीज मतलब हमें देखने को मिलती है, जो कि मतलब समझ में भी अच्छी आती है, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि इनका मतलब स्टेबिलिटी तो क्या बोलें, लेकिन हाँ मतलब क्योंकि हमारे को इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में तो फीलिंग डिफरेंट आएगी ही नहीं, लेकिन बाकायदा इनकी एग्जिस्टेंस या एग्जिस्टेंस कह दो या फिर टेम्परेचर के साथ इनका कंसंट्रेशन वेरिएशन हमें भी देखने को मिलेगा। मैं दिखाता हूं आपको, भी बताता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यहां एक बात कहते हैं और वो कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर आइसोमर्स। न्यूक्लियर आइसोमर्स depending on their न्यूक्लियर स्पिन। अब न्यूक्लियर स्पिन का मतलब प्रोटॉन की स्पिन या न्यूट्रॉन की स्पिन नहीं बोल रहा हूं, उस न्यूक्लियस की पूरे की स्पिन बोल रहा हूं, उस न्यूट्रॉन की पूरे की स्पिन बोल रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यहां एक टेबल फॉर्म में बनाएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा समझना। एक को हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन, ऑर्थो फॉर्म या ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं, और एक को हम कहते हैं पैरा हाइड्रोजन या पैरा फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में, आइए देखते हैं। जो ऑर्थो हाइड्रोजन है वो ऑर्थो हाइड्रोजन कुछ इस तरह की
शक्ल देखकर जो चीज बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो मैंने बनाया ये तो बनाया एटम, ये जो मैंने बनाया ये तो मैंने एटम बना दिया। अब इसमें जो न्यूक्लियस है उसकी स्पिन दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। वो देखेंगे ऐसे, एक बार इसको मैं कॉपी कर लूं और इधर डाल दूं। न्यूक्लियर जो स्पिन है उसको दिखाने का कोशिश करता हूं। ग्रीन कलर से दिख जाएगा, येलो से भी दिख जाएगा। ये जो मैंने सेंटर में बनाए दीज आर न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस हैं अगर मैं इनके रोटेशन की बात करूं तो ये जो रोटेशन कर रहे हैं ये सेम साइड में रोटेट कर रहे हैं। चाहे आप इनको ऐसा मान लो, चाहे आप इनको अब मतलब इस तरह का भी मान सकते हो, जैसे कि मैंने ये बनाया। और इनका जो मैं रोटेशन करना चाह रहा हूं वो रोटेशन कुछ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कर देता हूं, कुछ इस तरह से। दोनों क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि जो पैरा हाइड्रोजन है, जो पैरा हाइड्रोजन है उसके केस में क्या हो रहा है, पैरा हाइड्रोजन के केस का डायग्राम मैं बना देता हूं। यहां पर जो न्यूक्लियर स्पिन है वो कुछ इस तरह की है। ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, कि अगर एक जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब चाहे इसको क्लॉकवाइज और चाहे इसको एंटी क्लॉकवाइज करा दो। बताओ ये चारों जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाए वो आप सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? बोलो। खुद की एक्सिस पे घूम रहे हैं। ये न्यूक्लियस को मैंने गोले से दिखाया ताकि वो हमको मैं डायरेक्शन दिखा सकूं, अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक माई दिस पेन, और ये रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये जो डॉट है ये न्यूक्लियस, ये घूम रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है ना वैसे न्यूक्लियस भी घूम रहा है। और ये बाहर की तरफ जो मैंने बनाया ये तो एटम है, जो अंदर बनाया मैंने वो न्यूक्लियस है। याद रखने के लिए अपन ऑर्थो के लिए जो वर्ड काम में ले सकते हैं वो काम में ले सकते हैं कि एक ऐसे लिख सकते हैं, तेरी ओर। जैसा तू वैसा मैं, तेरी ओर, ऑर्थो फॉर ओर, ठीक है। वैसे ही पैरा फॉर परे, तो तेरे से परे, तेरे से परे। इसके अलावा अगर आपको कोई इसके लिए और ट्रिक आए तो वो लगा लेना। ये तो मेरे को बैठे बैठे एक दिन क्लास के अंदर ही बोलते बोलते मुंह से बोल दी, तब एकदम मुझे लगा कि हाँ भाई ठीक है, याद रह जाती है। तो एक तो हो गई तेरे से परे, और एक हो गई तेरी ओर, याद रह जाएगी, ओर से ओर और परे से पैरा। अब बात आती है कि इस ऑर्थो और पैरा में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, ऑर्थो और पैरा में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा। तो ये अपने आप में एक इशू बन गया। क्यों बन गया इशू? क्योंकि प्रॉब्लम ये फंस गई कि आप किसको स्टेबल मानोगे, जो नेचर में ज्यादा मिल रहा है रूम टेम्परेचर पे, या जो एक्चुअली स्टेबल होता है। मतलब फर्क क्या है वो मैं बताता हूं। मैं यहां पर अगर एक चीज दिखूं तो स्टेबिलिटी, चलो हम और आप मिलकर डिसाइड कर लेंगे। मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा। एक बुक का मेरे पास एक वो है, क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूं। एक बुक का एक्सट्रैक्ट है, उस बुक के एक्सट्रैक्ट पे आप ध्यान दीजिएगा।
ये रहा, ये ग्रीनवुड है, उस बुक का एक्सट्रैक्ट है। उसमें ये ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, ये जितनी भी वैल्यूज मैंने अभी आपको लिखवाई है यहीं से देखकर लिखवाई है, और मतलब मैं अपनी तरफ से बिल्कुल हर चीज को प्रॉपरली बता रहा था। और ये जो चीज है, इसके स्टेटमेंट्स पर मैं कुछ ध्यान देता हूं, आप भी ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ये। कहता है पैरा हाइड्रोजन दैट इज स्पिन एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब अलग 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 डायरेक्शन में जा रही दोनों की स्पिन। हैज द लोअर एनर्जी एंड दिस स्टेट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। पैरा हाइड्रोजन हैज लोअर एनर्जी एंड दिस स्टेट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। बताओ, जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है ना। तो क्या पहले तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बताओ बड़ी सिंपल भाषा में, कि अगर स्टेबिलिटी मुझसे कोई पूछे तो स्टेबिलिटी में पैरा की स्टेबिलिटी ज्यादा बता सकता हूं ऑर्थो से, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि इसकी लो एनर्जी है, लो एनर्जी है। बता रहा हूं। अब मैंने क्या करा, इसको टेम्परेचर देना चालू करा। दोनों की एनर्जी अगर मैं देखूं तो पैरा की एनर्जी कम है और ऑर्थो की एनर्जी ज्यादा है। लो टेम्परेचर पे मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, ये तो अपन मान सकते हैं एनर्जी, और ये मान सकते हैं टेम्परेचर पर। अब जब मैंने इसको हायर टेम्परेचर पे लाने लगा तो एनर्जी गेन ज्यादा कौन करता है? ये प्रकृति का नियम है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो गेन ज्यादा करके वो ऊपर ज्यादा रेट से आता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसके गेन करने की रेट भी कम होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे पैरा की एनर्जी बढ़ती जाएगी और ऑर्थो के बराबर आ जाएगी। तो यानी कि आप टेम्परेचर देकर एनर्जी दे रहे हो ना। तो इसका मतलब ओरिजिनली तो उसकी एनर्जी कम ही थी ना। सोचो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे कहानी बदल जाती है। आप उस वैल्यू को देखो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, आप वैल्यूज की तरफ देखोगे तो आपको वैल्यू दिखेगी। आगे क्या कहता है, अबव 0 केल्विन, 0 केल्विन तो क्योंकि होता नहीं है, अबव 0 केल्विन 100% पैरा मिलता है। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन ग्रेजुअली इंक्रीजेस, the equilibrium concentration of orthohydrogen gradually increases until above room temperature. The statically weighed proportion is 3:1, that is 3 ortho and 1 para is obtained. That is 25% पैरा रह जाता है 0 केल्विन पर। तो क्या था, कितना पैरा था? ऑलमोस्ट 100% पैरा था, लेकिन रूम टेम्परेचर पे 25% पैरा रह गया और ऑर्थो हो गया 75%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रूम टेम्परेचर आपको गिवन है और बताइए कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा, तो आप बोलोगे ऑर्थो की ज्यादा। ठीक है। जबकि अगर मैं आपसे बोलूं कंसंट्रेशन बताओ, तो कंसंट्रेशन में मेरे पास जो डेटा अभी मैंने आपको उस बुक में पढ़ाया उसमें सारी टेम्परेचर्स पे वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर ऑलमोस्ट 60 केल्विन तक ऑर्थो और पैरा में पैरा ही ज्यादा होता है, लेकिन 100 केल्विन आने पर ऑर्थो की वैल्यू बढ़ जाती है, और रूम टेम्परेचर जब लगभग आता है तो ज्यादा हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि लो टेम्परेचर अगर अपन देखेंगे तो लो टेम्परेचर पे पैरा की कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे, ऑर्थो से। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर अब की बार ऑर्थो ज्यादा हो गया, ऑर्थो की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई पैरा से, ऑलमोस्ट 3:1 के रेशो में आ गई। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ रूम टेम्परेचर पे ज्यादा कौन मिल रहा है, आप बताओ क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे ऑर्थो, और फिर बोलोगे जो रूम टेम्परेचर में मिलेगा सर वही तो स्टेबल होगा, तो फिर आप आंसर बोलोगे ऑर्थो स्टेबल। जबकि स्टेबल कौन है वो मैंने पहले बता दिया, दैट इज पैरा स्टेबल है ऑर्थो से।
क्योंकि उसकी एनर्जी लोअर है। और इस बात पे मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से पढ़ा, ऐसा नहीं है। जो किताब में लिखा है वही मैंने आपको एग्जैक्ट चीज बताई। ये वाले नोट्स अपन अपने आज वाले नोट्स के अंदर मतलब इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं, सेलेक्ट कॉपी, और ये आज जो अपन पढ़ रहे हैं उन नोट्स के अंदर इसको अपन पेस्ट कर लेते हैं। तो अब अपन जब आगे कभी डिस्कस करेंगे या कभी कुछ होगा आपके पास में थ्योरी पर बाकायदा डेटा है किताब का, तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो मैं आपको कह रहा था ये 100 केल्विन और सारी डेटा यहां से देख देख के मैं बोल रहा था, ये डेटा आपके सामने। क्लियर? सभी बच्चों को यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा और क्यों और कैसे और सब बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, ये हुआ आज का पार्ट। अब इसके अंदर हमारे पास अगले टर्न पे आता है वो रिएक्शंस जिसके अंदर नेसेंट हाइड्रोजन बनती है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, वो प्रिपरेशन मेथड जिसमें हम H2 बनाएंगे, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? मेरी क्या स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? ठीक है, तो मैंने जो समझाया वो सभी बच्चों को क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है उसके अंदर? ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अपन अगले टर्न पे मिलेंगे और इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।